अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल भाई? आजकल तो ख़बरें ऐसे आ रही हैं जैसे समझ में नहीं आ रहा होता कि पिछली खबर बड़ी थी, अगली खबर ज़्यादा अहम है। कल बहुत से अहम मामलात सामने आए और सबसे अहम खबर तो सुप्रीम कोर्ट से ही सामने आई है, जहां साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद हैरान कुन तब्दीलियाँ जो हैं अब देखने में आ रही हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े के साथ ही बहुत सी चमगोइयाँ पहले जो हो रही थी, सवालात सामने आने लगे हैं, वजूहात पर रोशनी डाली जा रही है कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता था, क्या इनके खिलाफ भी रेफरेंस बस आया ही चाहता था, क्या केस बहुत मजबूत था जिससे बचने के लिए इन्होंने फिर इस्तीफ़े का सहारा लिया या इस्तीफ़ा देना ही बेहतर समझा। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड अनफोल्ड इन द अपकमिंग डेज़, लेकिन सर्टनली ख़बरें तो हैं। और इस्लामाबाद में वो जो ट्विन टावर या वो जो इमारत वाला मामला है वो भी बहुत अहम है जहाँ तक इनका ताल्लुक है, क्योंकि ये उसके पहले लीगल एडवाइज़र हुआ करते थे, उस कंपनी की या उस ग्रुप की वकालत किया करते थे, फिर उसी बेंच का हिस्सा थे जिसमें लिटरली साकिब निसार साहब ने जाते जाते अपनी रिटायरमेंट से एक रोज़ पहले वो केस निपटाया था। और भी बहुत से मामलात हैं जिस पे बात हो रही है, लेकिन होलिस्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि हाइब्रिड रिजीम जो कि 2017 के बाद इस मुल्क पे मुसल्लत की गई थी, उसके तमाम किरदार एक एक करके अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन कल जिसका हमने तफसीली तस्करा किया वही हुआ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, तो यही ख़बर सामने आई कि इस तरह इस्तीफ़ा देकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफ़े की हम बात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स चल रही थी, रेफरेंस दायर था और जो केस है, जो रेफरेंस है, जो इल्ज़ामात हैं, उन्हें मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। जब ये बात सामने आई तो साथ ही फिर एजाजुल एहसन साहब के इस्तीफ़े की खबर सामने आ गई। लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल फर्दर। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में हैरान कुन तब्दीलियाँ, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, सामने आ रही हैं। मुतनाज़ फैसले देने वाले जजेस खुद ओहदे छोड़ते चले जा रहे हैं। 2 रोज़ में 2 जजेस खुद ही रुखसत हो गए हैं। बुध को जस्टिस मज़ाहिर मुस्ताफ़ी हो गए हैं। कल आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। इमेजिन समबडी रिज़ाइनिंग जिस 10 मंथ्स बिफोर, जब उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना था। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा ओहदा होता है। और बहुत से तज्ज़िये अभी से किए जा रहे थे कि बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हो सकते हैं जब जस्टिस एजाजुल एहसन आने वाले दौर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे ना, उसमें मॉनिटरिंग जज का किरदार भी इन्होंने अदा किया था। बट उन्होंने इस्तीफ़ा देना ही बेहतर समझा। एजाजुल एहसन वो जज हैं जिन्होंने, हमने आपको बताया, पैनामा केस में मॉनिटरिंग जज बने थे। नवाज शरीफ अक्सर इनका नाम लेकर इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया करते थे। कितना बड़ा जुल्म था और निकालना एक अकामे पे वज़ीर आज़म को, फिर उसके ऊपर मुकदमे दायर करने झूठे, वो भी उसी बेंच का ऑर्डर था कि इसके खिलाफ मुकदमे किए जाए, नवाज शरीफ के खिलाफ। ये नैब का अपना फैसला नहीं था, नैब को ये हुक्म सुनाया गया था। और उसके बाद फिर जज बिठा दिया, जिस जज ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, उस जज को बिठा, जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज लगा दिया कि जी आप बैठें और आप सुपरवाइज करें सारे मुकदमे को, कार्रवाई को, और आपने, मतलब ये कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सज़ा होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस के खिलाफ थे और मुसलसल उनकी हिमायत कर रहे थे, लेकिन जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इल्ज़ामात का सामना करने के बजाय इस्तीफ़ा दे दिया तो उन पर भी बहुत बातें होने लगीं। कहा जा रहा था कि जस्टिस एजाजुल एहसन एक ऐसे साथी की हिमायत क्यों कर रहे थे जो खुद इल्ज़ामात का सामना नहीं कर सके। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर करोड़ों रुपए की नाजायज़ जायदादें बनाने का इल्ज़ाम था। इनके बच्चों से मुताल्लिक भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एजाजुल एहसन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से लेकर उमर अता बंदयाल तक तमाम जजेस के इंतहाई करीब समझे जाते थे और हर अहम सियासी केस में जस्टिस एजाजुल एहसन बेंचेस का हिस्सा ज़रूर होते थे। इनफैक्ट तकरीबन हर केस में ही होते थे। शायद यही वजह रही है कि नून लीग इन्हें सरेआम तनकीद का निशाना भी बनाती रही है। और सबसे अहम बात तो ये थी कि पैनामा केस में मॉनिटरिंग जज मुकर्रर थे। पहले इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आ गया
अब एस्टैब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे तो अब अदलिया के कंधों पे चढ़ के आने की तैयारी कर रहा है। इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। अदलिया को भी चाहिए कि ऐसे अनासिर का एहतसाब करे। मैं अदलिया पूरी की बात नहीं करती, मैं फैज के चेले चांटों की बात करती हूँ जो फैज के जाने के बाद भी आज उसका काम कर रहे हैं। तो यास्मीन राशिद साहिबा कल ऑडियो में कह रही थी, वो डोगर साहब को उसको कह रही थी फिक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में साडे बंदे बैठे हुए ने। दोनों जजेस के इस्तीफों पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम आज शाहसेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मुतालबा किया कि इनकी तमाम मरात ख़त्म की जानी चाहिए। मौसूफ जो आज गए हैं, जो कहते थे कि सदियों जो है ये फैसला पनामा का याद रहेगा, अब तो इनकी जिल्लत याद रहेगी ना सदियों तक। ये कौमी मुजरम है, ये स्टेट, ये इस रियासत के मुजरम है ये लोग जो हैं, जिसने कल इस्तीफा दिया है, जिसने आज इस्तीफा दिया है। मेरी अपनी डिमांड भी है कि ये सही सालम घर नहीं जाने चाहिए। इनसे इनके तमाम तक जो है तनख्वाहें, तमाम तक जो है इनके ड्यूज जो हैं, तमाम तक मराहत जो हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े की खबर के बाद सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ तबसरे होते रहे। कुछ इस्तीफ़े के हक़ में तो बाज़ मुखालफत में नजर आए। कई सहाफ़ी ये दावा भी करते दिखाई दिए कि जल्द एक और इस्तीफ़ा आने वाला है। तहम अदालती ज़राए ने इसकी तरदीद की है। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह रवा बरस अक्टूबर से 3.5 साल के लिए रादा चीफ जस्टिस होंगे। सो ये तो थी कल से अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट। एक और अहम केस है जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुना जाना है, वही बल्ले के निशान वाला मामला, और इलेक्शन कमीशन अब उसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा चुका है। इसकी आज हेयरिंग होगी तो हम आपको सर्टनली वो भी बताएंगे। लेकिन आज भाई शाहीन एंड द बॉयज़ का इम्तिहान भी शुरू होने वाला है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब से बिल्कुल थोड़ी ही देर बाद T20 सीरीज़ का पहला मैच होने जा रहा है। 5 मैचेस की ये सीरीज़ है। शाहीन कीवीज़ को दबोचने के लिए, इमेजिन ना, वैसे तो हम अपने लड़कों के लिए शाहीन की टर्म इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन हमारे कप्तान भी शाहीन है इस मरतबा, तो पूरी तरह तैयार हैं। वैसे भी पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ हम ज़रा रिकॉर्ड तो बेहतर है, पलड़ा कह लें भारी है। दोनों टीमें अब तक 34 मरतबा T20 मैचेस में आमने सामने आ चुकी हैं एंड आउट ऑफ 34 टाइम्स 20 टाइम्स पाकिस्तान हैज़ वन, और 13 मैचेस में न्यूजीलैंड फातेह रहा है। बतौर कप्तान शाहीन आफरीदी के लिए भी ये सीरीज़ जीतना आई एम श्योर अहम होगा। आज से हम यूँ कह लें कि वी हैव सॉर्ट ऑफ एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड प्रिपरेशन मोड फॉर द वर्ल्ड कप। इन्हें बतौर कप्तान अपनी सलाहियतों पर पूरा एतमाद हासिल है। होपफुली हो जाएगा और भी, क्योंकि लाहौर कलंदर को 2 ट्रॉफियाँ जितवा चुके हैं और ट्रॉफ़ी की रनुमाई के मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस वो आजमाएंगे। वी आर फॉर इट शाहीन। हमारे पास अभी 17 मैच है वर्ल्ड कप से पहले। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कॉम्बिनेशन देखें कि कौन सी जगह पे कौन सा प्लेयर सूट हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उनको खिलाएं, और हर प्लेयर को अपना, फिर जब हम इंग्लैंड के लिए जाएंगे कि हमें पता हो कि यार हमें अभी क्या नंबर खिलाना है। कुछ चेंजिंग होगी, शायद होगी, शायद नहीं होगी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे जब इंग्लैंड के लिए टीम जाएगी कि उसमें सबको अपना रोल पता हो। टीम की बात करें तो अब्बास आफरीदी और उसामा मीर T20 में डेब्यू करेंगे। मोहम्मद रिजवान हुसैन अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर 1 डाउन खेलेंगे। फ़खर चौथे नंबर पर आएंगे। इफ्तिखार आएंगे 5वें पे। 6ठे पे आएंगे आज़म खान, जो कि विकेट कीपर की हैसियत से भी इस मैच में शामिल होंगे। आमिर जमाल 7वें नंबर पर आएंगे। उसामा मीर 8वें नंबर पर आएंगे। शाहीन आफरीदी, अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ़ी फाइनल 11 का हिस्सा हैं। हम अब रिवायती तौर पर ज़रा मैच शुरू होने से पहले ही अपनी 11 अनाउंस कर देते हैं, विच इज़ सॉर्ट ऑफ बिकम लाइक आ रूटीन नाउ। आज़म खान बतौर विकेट कीपर बता दिया आपको कि शामिल होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज 2 मेहमान मौजूद हैं और हमारे अपने प्यारे सिक्कू भाई तो हैं ही, सिकंदर वक्त, और आज हमें एक स्पेशल मेहमान ने ज्वाइन किया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब ने भी आज हमें वक्त दिया है एंड ही इज़ ऑल्सो विद अस। सो सिक्कू, आप तो चलें हमारे अपने ही हैं। आज जलाल साहब से शुरू कर लेते हैं बिकॉज ही इज़ हेयर विद अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जलाल साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड। जो अवेलेबल, हम पहले बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपकी भी ज़रा यंग प्लेयर डेवलपमेंट पे नज़र रही है, आपका भी तजर्बा है, यही बेहतरीन लड़के हो सकते थे जो आज हमारी टीम का हिस्सा हैं। थैंक यू अब्दुल्ला फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। और जो आपका सवाल है उसमें तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारा जो भी पूल है, ये है या इसके बाहर है, मोर और लेस एक ही तरह के प्लेयर हैं। उनसे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो आ जाता है तो बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट पड़ता है, या जो इसमें खेल रहा है वो बहुत माँ सिवा 2-4 चंद प्लेयर के
वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्लेयर भी नहीं है। हम एक एवरेज प्लेयर डेवलप कर रहे हैं मुल्क में, और उसकी वजह से जब भी मुश्किल कंडीशन आएंगी या मुश्किल अपोनेंट्स आएगा तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते। मगर ये है शॉर्ट फॉर्मेट। शॉर्ट फॉर्मेट में कोई बड़ी छोटी टीम अमूमन नहीं होती है, क्योंकि एक ओवर से भी मैच चेंज हो जाता है। तो इस स्क्वाड को देखते हुए जो अभी आपने बताया है, ये परफॉर्म तो कर सकता है। जाहिर है ये T20 मैच है, कोई भी जीत जाता है उसमें। मगर जो बड़े फॉर्मेट होते हैं जैसे टेस्ट मैच या इवन वनडे, वहाँ ज़्यादातर वो टीम जीतती है जो एक कंपैरेटिवली बेहतर टीम होती है। तो मैं इस टीम को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि ये मैच तो ये जीत सकते हैं अगर ये ऑन द डे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे और जो अपने एंड से बेहतर कर सकते हैं वो करेंगे। तो अमूमन ये T20 क्रिकेट में कोई भी टीम जीत सकती है, तो पाकिस्तान भी जीत सकता है। Yes, that's a very interesting analysis, by the way. कि T20 में it can be anybody's day as well. So, Siku, would you also agree that it can be anybody's day? But sir, हम वैसे ही इस फॉर्मेट में ज़रा हमें लगता है कि हम बहैसियत कौम भी, और जब हम टीम को देखते हैं तो बहैसियत टीम भी हम ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं इन T20 फॉर्मेट। जलाल ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि हम अब जो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत एवरेज किस्म के कर रहे हैं। बहुत सही इसने एनालाइज किया है, इसलिए कि हमारे पास जो प्लेयर हैं उनका जो शौक है वो ऑब्वियसली शॉर्टर फॉर्मेट है, और इसलिए कि उसमें ग्लैमर है, उसमें पैसा बहुत है, और सबको पता है सारे बच्चों को कि उस फॉर्मेट के अंदर हम अगर पॉपुलर हो जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए वो जो प्लेयर हैं हम इसलिए उनको वो एवरेज कह रहा है, और जो पूरी दुनिया कह रही है कि 4 दिन की क्रिकेट आप जब तक नहीं खेलेंगे जब तक आप वो इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ सकते। सबसे पहले तो हम टीम पे बात करते हैं कि टीम में तब्दीली कल तक जो था, याया ने जो टीम बताई थी उसके अंदर अब्बास अफरीदी आ गए और उसामा आ गए, उससे पहले नवाज थे और जमान खान थे। तो चले यह बात तो ठीक हो गई कि नए बच्चों को वो ट्राई कर रहे हैं। But Abbas को last time we saw, and as an I remember him from PSL, but was he able to impress you, सिकंदर? मतलब बिल्कुल उसने बड़ी अच्छी विकेटें दी थी, और हमारे जो क्रिकेट बोर्ड का जो जुल्म था वो ये था कि जो इमर्जिंग टीम गई थी और उसके बाद एक पाकिस्तान की A टीम गई थी, 2 टीमें बाहर गई थी, अनफिट भी हो गए थे ना ये। He was a performer, but लिया नहीं, उसको नहीं लिया, और उसकी जगह ऐसे लड़कों को लेकर गए जिनकी उम्रें 30 साल के करीब थी। तो वो बहुत बड़ा एक, मुझे तो यकीन नहीं आता कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इस तरह एक्ट करता है, इस तरह मतलब ये कि उसको खुद अपना फोकस नहीं होता शायद, इसलिए उनको पता नहीं होता कि वो जो इमर्जिंग प्लेयर का मतलब क्या होता है। इमर्जिंग का एक इंग्लिश का वर्ड है, और उसमें चलें अब देर आए दुरुस्त आए इतना। चले खैर, अब वो आ गए, वो खेल रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि T20 में जो शॉर्टर फॉर्मेट है तो उसके अंदर जो है जो पहले हाथ मार लेगा, जो पहले मैं तो हमेशा कहता हूँ जो पहले 4 ओवर होते हैं T20 के, वो फैसला कर देते हैं कि कौन सी टीम का पल्ला भारी रहेगा। And how do you see Usama Mir being a part of playing 11? ठीक है, कल हमने जिक्र किया था नवाज का, उसामा मीर दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं, स्पिनर हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास कोई एक्साइटिंग स्पिनर चाहिए। कल शायद मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा था ना कि कोई ऐसा स्पिनर हमारे पास नजर ही नहीं आ रहा कि जो काफी कोई, हर टीम में कोई ना कोई है, हमारी टीम में कोई भी नहीं है। ना कोई राइट आर्म लेग स्पिनर है, ना कोई लेफ्ट आर्मर है, और वो एक आया था इब्रार, वो तो अनफिट ही हो गया बेचारा। तो अब हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन सा स्पिनर होगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सब जितने भी फ्रेंचाइज हैं कि यार आप लोग स्पिनर्स को भी डेवलप करें। हम हर वक्त जो है ना फास्ट बॉलर्स ढूंढते रहते हैं कि स्पिनर्स की भी एक जो है ना टैलेंट हंट लगना चाहिए, जिसमें से हम because a few people are of the opinion that Usama is a lucky boy this time. So जलाल साहब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि शाहीन की हमने कप्तानी देखी है लाहौर कलंदर के लिए, but certainly there's a difference PSL और ये एक इंटरनेशनल मैच है। जो उनकी स्ट्रैटेजी वहाँ नज़र आती थी, बड़ी अटैकिंग क्रिकेट हमें खेलते हुए नज़र आते थे फॉर लाहौर कलंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। डू यू थिंक दैट कैन वर्क हियर टू इन इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट? देखिए जो PSL क्रिकेट में इन्होंने कप्तानी की है वो टोटली डिफरेंट होता है, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। मगर उसकी बेसिस पे इनको कप्तान बनाया गया है। कप्तानी बेसिकली T20 में इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आपको हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है, और वो उसके अंदर उसके बाद कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मेरा ख्याल है अगर वो कॉन्फिडेंट हैं, वो अब पता चलेगा कि वो कप्तानी कैसी करते हैं इस इंटरनेशनल क्रिकेट में। और थोड़ा सा उनके लिए अर्ली तो है,
अब ये थोड़ा जब डिसीजन ले लिया है बोर्ड ने, तो अब हम उनको यही कर सकते हैं कि सपोर्ट करें और फिर देखें कि कप्तानी खाली एक अच्छा प्लेयर होना काफ़ी नहीं होता, 5-6 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द गेम होती है, कंट्रोल ऑफ द प्लेयर होता है, और उसके साथ साथ जो खुद परफॉर्मर होना बहुत ज़रूरी होता है कप्तान का। तो लेट्स सी व्हाट हैपन, मगर थोड़ा सा अर्ली उनको ये कप्तानी दे दी गई है। अब हमारे यहाँ होता यह है कि आप बहुत जल्दी दे देते हैं और फिर एकदम डिस्कार्ड भी कर देते हैं, तो कोई कंसिस्टेंसी किसी किस्म की भी पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद नहीं है। तो ये भी एक उसी का नतीजा था। अब एक जो हम हमेशा अल्लाह पे भरोसा करके और दुआएं करते हैं, तो वही चीज़ इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। तो अपने जीतने के लिए करें, टॉस के लिए भी करें जलाल साहब, क्या हम वो टॉस ऑल्सो मैटर, क्या अगर टॉस जीत जाएं हम तो क्या फैसला करना चाहिए न्यूजीलैंड के माहौल और पिचेस को देखते हुए? ऑकलैंड में हो रहा है मैच। वैसे तो अनटिल अनलेस के कोई बहुत ही बॉलिंग पिच हो कंडीशन के हवाले से, तब तो आप टॉस पे डिपेंड करते हैं T20 में। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि अगर पिच में वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो बॉलिंग को 5 से 10 ओवर तक भी सपोर्ट करेगी, तब तो आप दुआ करें कि टॉस जीत जाएं और हम पहले बॉलिंग कर लें। अदरवाइज T20 में नॉर्मली टॉस इतना मैटर नहीं करता। सो सिकू, आपको भी यही लगता है टॉस जीतकर हमें क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखो, हमारे पास बहुत सारे कोचेस हैं, एक टॉस का कोच नहीं है, और आई होप 17-18 कोचेस हैं हर किस्म की चीज के लिए। टॉस के लिए एक नहीं है और एक रिव्यू के लिए नहीं है कि रिव्यू कैसे लेते हैं, उसका भी एक कोच होना चाहिए। खैर एनीवे, टॉस इंपॉर्टेंट तो होता है। अगर वहाँ पे जैसे कि कल जिक्र हो रहा था कि कौन था हमारे साथ कल एक टेस्ट क्रिकेटर, मुझे रज़ाक था, रज़ाक ये कह रहा था कि वहाँ पे कई दफ़ा न्यूजीलैंडर्स गीली पिच रख देते हैं ताकि जो है, और टॉस जीत के आपको अंदर कर देते हैं। तो टॉस जीतना तो एक लक की बात होती है, कोई भी जीत सकता है, मगर ये कि टॉस जीतना इंपॉर्टेंट भी इस लिहाज से हो जाता है कि अगर आपके पास अगर पिच में कुछ है, अगर आपको नज़र आ रहा है, तो आप पहले उनको बैटिंग करा देते हैं। अगर पिच समझ में नहीं आती है, आप दूसरे को बैटिंग करा देते हैं ताकि आपको पिच का आइडिया जो है वो क्या है। तो टॉस इज इम्पॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से टॉस जीतना अच्छा होगा पाकिस्तान टीम के लिए। वो उनको पता चलेगा कि क्या आपने देखा नहीं था इंडिया कितनी कोशिश कर रहा था वर्ल्ड कप में किसी तरह टॉस जीत जाए वो। और जहाँ तक अभी ये जो बात हुई है ना कि शाहीन की कप्तानी की, देखें जब बाबर को कप्तान बनाया था तो कराची किंग के कप्तान ही नहीं थे, हमने तो देखा ही नहीं था उनको कप्तानी करते हुए। वो तो बिल्कुल ही उठा के लाके बिठा दिया था। कम से कम शाहीन के साथ ये है कि उसने लाहौर को 2 ट्रॉफियां जिताई हैं, हमने उनको देख लिया। देखें, लड़का आता ही फर्स्ट ये डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे या वहां पर जो भी वो करता है उसको देखकर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लेना चाहिए, पाकिस्तान के लिए उसको खिलाना चाहिए। So you think that it was the right time and the right decision for Shaheen? Hopefully he proves himself as well. मैं कह सकता कि राइट टाइम, मगर ये कि ये जरूर है कि वो पोटेंशियल है उसके, पोटेंशियल है। वैसे भी ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा तो थी नहीं मेरा ख्याल है। इस वक्त हमारे पास देखें ना, बाबर तो फेल हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया पिछले 3 Saim would have, साल। although talking about Babar is not opening, वो जो ओपनिंग जोड़ी थी वो अब रिवायती तौर पर जो हमें नज़र आती थी T20 में वो नहीं नज़र आएगी। Saim has huge shoes to fill in, so hopefully वो प्रेशर ना लें और अच्छा खेलें। जलाल साहब, आप इससे पहले शुरू में आपने इब्तिदा में बात की थी कि वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी एवरेज प्लेयर्स, सो आप भी चूँकि इस सिलसिले में काम करते रहे हैं, Why is that so कि हम इतना एवरेज प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारा प्लेयर पूल कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, क्योंकि हम तो बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हम तो दीवाने, हम तो जुनूनी, हम तो क्रेज़ी अबाउट क्रिकेट, और हर गली में क्रिकेट होती है और हर महल्ले में लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। What is not going well for us? बड़ा अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। वाकई हम क्रेज़ी हैं और एक पागल हद तक हम क्रिकेट खेलते हैं। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है डेवलपमेंट की। हमारा 10 साल का बच्चा जिसे किसी ने कोई कोच नहीं किया है, वो खुद क्रिकेट देख के खेल रहा है, वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। 10 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैंने हर जगह बच्चे देखे हुए हैं 10 साल वाले। तो हमारा बच्चा उनसे किसी सूरत में कम नहीं है। मगर मसला क्या है, जब हम डेवलपमेंट पे जाते हैं तो हमारे पास कोई ना तो स्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं, ना हम इन्हें बैजेस में डेवलप करते हैं। तो जब ये बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर जाता है तो बहुत सारे फ्लॉज के साथ चला जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, स्पेशली द टॉप कंट्रीज। वो एक भी टैलेंट के छुपा होता है, एक तो उसको वो बाहर लाते हैं क्योंकि उनके पास वॉल्यूम बहुत कम है। ख़ासतौर से मैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ बच्चे उनके पास बहुत कम होते हैं, मगर उन्होंने ऐसे हर जगह अपने लोग बिठाए हुए हैं जो आइडेंटिफाई ऑफ टैलेंट करते हैं, और फिर उनकी जो डेवलपमेंट है फ्रॉम ग्रास रूट टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो टॉप क्लास होती है।
तो जो हमारा रॉ मटेरियल तो अच्छा होता है मगर मशीन हमारी अच्छी नहीं है जो बना के आखिर में प्लेयर अच्छा दे। तो ये जिम्मेदारी है क्रिकेट बोर्ड की कि ग्रास रूट्स पे लंबा काम करें, इन्वेस्टमेंट करें जहां उनकी कोई तवज्जो नहीं है। वो सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी पे लगे रहते हैं। और मैं 10 साल से यही बात कर रहा हूं कि भाई क्रिकेट सही होनी है तो नीचे से होनी है। क्या सही होनी है इसकी एक लंबी डिटेल है, वो मैं यहाँ तो इतने कम टाइम में नहीं बता सकता, वो मैं बोर्ड को बता भी चुका हूँ। तो जब तक ग्रास रूट्स से चीज़ों को सही करके और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक नहीं लाएगा, 3 फेजेस में होगी, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म। तो प्लेयर हमारा जो इनिशियली जो रॉ मटेरियल है वो तो अच्छा है, डेवलपमेंट नहीं, और इसलिए जब हम ऊपर जाते हैं तो फ्लॉस के साथ चले जाते हैं। तो दूसरा प्लेयर जब डेवलप होकर आता है दूसरी कंट्री का, वो हमसे एक बड़ा गैप आ जाता है उसमें, चाहे वो आप मेंटल साइड कह लें या टेक्निकल साइड कह लें, हर एरिया में हम वीक होते हैं। ख़ास तौर से जब मुश्किल कंडीशन आए, चाहे वो प्लेइंग कंडीशन मुश्किल हो या अपोनेंट मुश्किल हो, वहाँ हम एक्सपोज हो जाते हैं। वरना अगर आइडियल कंडीशन है तो हम परफॉर्म करते हैं, हम करते रहें, फिर खुश होते हैं और जीतते भी हैं। ये हो भी रहा है, ये माजी तो वो हम ये समझने लगते हैं, जब हम किसी फेज में किसी वजह से जीतते हैं, उसके एनालिसिस नहीं होते कि क्यों जीते हैं। एब्सोल्युटली। एंड यू नो तो वो होता रीसेंट फेज गुजरा है वर्ल्ड कप और उससे पहले और उसके बाद वर्ल्ड कप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, ये हमारे लिए बड़ी आई ओपनिंग साबित हुई है। थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। जलालुद्दीन साहब, थैंक यू सिको फॉर बीइंग विद अस। वी आर गोना स्पीक टू यू सून अगेन एज द सीरीज गोज ऑन। पीएमएल ने अब तक लाहौर की टिकटों का ऐलान नहीं किया। कल तो हम इंतजार कर रहे थे फैसला हो जाएगा, शेख रुहेल अस्कर आएंगे, अयाज सादिक आएंगे। आखिरी दफ़ा दोनों को सुना गया था, उसके बाद भी बेनतीजा ही रहा था मामला। लेकिन क्या होने लगा है, मुस्लिम लीग नून ने टिकटें जारी कर दी हैं, बहुत सी अहम नौयत की सीट एडजस्टमेंट्स भी हो गई हैं। कल ख्वाजा आसिफ अपने चौधरी गुलाम सरवर वाले फैसले को जो पार्टी ने किया है आज़न उनके लिए हल्का छोड़ा है। आपको याद ही होगा पीटीआई की तरफ से वो वज़ीर हवाबाजी थे और उन्होंने क्या केओस और क्या बहरान और क्या डिस्ट्रक्शन मचाई थी। पीआईए अब तक उससे नबर्द आज़मा है, शायद ही कभी रिकवर कर पाए। उनके लिए हल्का खाली छोड़ दिया। क्या है ये आवाम, ये ऐसे अगर सियासी जमातों को ये लगता है ना कि आवाम इन चीज़ों को नहीं देखते या इनके बारे में नहीं सोचते तो गलत लगता है। आईपीपी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो रही है। वैसे तो पीएमएलएन के सिवाय 2-4 हल्कों के बहुत सारे मामला सेट हो गए हैं, लेकिन कुछ मामला सेट नहीं भी हो रहे हैं। फैसलाबाद में तलाल चौधरी और शेर वसीर वाले मामले पर अभी तक ज़रा कुछ जंग चल रही है। एहसन इकबाल साहब सीनियर रहनुमा हैं पार्टी के, क्या कहते हैं इस बारे में, सुनिए ज़रा। इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून शायद सबसे आगे है तैयारी के अंदर। जिस तरह हमने मुफस्सल इंटरव्यूज किए हैं कैंडिडेट्स के, मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है, क्योंकि जितनी हमारे पास टिकट के लिए दरखास्तें थीं इतनी किसी जमात के पास नहीं थी। अच्छा जी, अभी इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ रईस अंसारी सब ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर मौजूद हैं। तमाम ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ज़ाहिर है लाहौर में ही हो रही है। रईस साहब, क्या खबरें हैं लाहौर? सबसे पहले तो बताएं लाहौर की टिकटों का क्या बना, ऐलान हुआ नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जो एहसन इकबाल कह रहे हैं कि बहुत दबाव है, बहुत दबाव है, जो भी पार्टी हो उन पर, बड़ी पार्टी जो भी हो उस पर दबाव होता है। एक एक हल्के में लोग 20-20 लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, लेकिन जो दूसरे दबाव को कहना नहीं चाहते, वो दबाव उनको ये था कि अब उन्होंने 7 सीटें तो जो अब एमएनए की बड़ी अहम सीटें हैं एडजस्ट की हैं उनके साथ, आईपीपी के साथ, फिर 2 सीटें भी खाली छोड़ी हैं। एक भावलपुर की बड़ी अहम है तारिक बशीर चीमा की, जो उसकी सऊद मजीद है इनके साथ नून लीग के, वो खाली है। सालिक हुसैन को देनी है, वो जगह इन्होंने अपने नहीं दी। फिर उसके बाद देखें जो लोग 10 मुनर्रफ अरकान आए थे उनमें से 9 का फैसला हो गया। तलाल और नवाब शेर वसीर का जड़ा वाला से फैसला नहीं हुआ। तो जिस पार्टी में 20 टिकट तो बाहर चलेगी ना उनके, लाहौर जैसी सीट जो अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं की जिस पर ये फंसे हुए हैं, वो है अयाज सादिक और रोहेल अस्कर की NA 121। उसमें ये फंसे हुए हैं। उन पर अभी तक दोनों जो हैं अपनी जगह वो खड़े हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन जो कि अयाज सादिक हैं वो ज़रा धीमी तबीयत के आदमी हैं, वो धीमे तरीके से बात करते हैं, सुलझी हुई, कि उन्होंने पार्टी को ये कहा था कि आप बनती है मेरी टिकट दे दें, नहीं बनती ना दें, मैं पार्टी पे फैसले का पाबंद हूँ। लेकिन रोहेल अस्कर वहीं खड़े हैं जी, मैंने लड़ना है और मुझे हर सूरत लड़ना है, मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो वो अड़े हुए हैं। अब इसे पार्टी को डिसीजन करना है, या तो उनको टिकट दे देंगे या अयाज सादिक को दे देंगे। अगर रोहेल अस्कर बिल्कुल अड़े रहे तो मुझे नहीं लगता कि फिर अयाज सादिक को टिकट मिलेगी, क्योंकि अयाज सादिक का कहना है कि वो अगर मुझे टिकट नहीं मिलती मेरी तो सियासत ख़त्म हो जाती है मेरी भी, तो हल्की मैंने क्या करनी सेनेट की टिकट। तो उन्हें एक सवाल भी किया था मैंने कि क्या आप फिर चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे? अगर तो उन्होंने कहा मैंने क्या करना है चेयरमैन बन के, मैं सियासत अपने हल्के में करता आ रहा हूँ।
और ये मेरा हल्का है, इसमें 56% हल्का बंदियों में मेरा हल्का है। तो इसमें जो नून लीग है उसको जो प्रेशर है वो बाहर की सीटों का, जिस तरह अपनी ख्वाजा आसिफ ने बताया, गुलाम सरवर की बड़ी अहम सीट है। जहाँ तक मुझे याद है उस हल्के में चौधरी निसार भी हैं, तो वो बड़ी नून लीग के लिए बड़ी अहम पिंडी की सीट है। जिस तरह लाहौर की 2 सीटें दी जा रही हैं, अभी अनाउंस करेंगे ये 5 तो ऐसी सीटें हैं IPP के जो पंजाब में उन्होंने जगह खाली छोड़ दी, अंडरस्टूड है, वो हमने पहले नाम दिए थे 5 उनको मिलेंगे। 2 ये रह गई हैं। अगर जीती हुई सीटें 117 जीती हुई सीट, 128 जीती हुई अपनी सीट नून लीग किसी दूसरी पार्टी को दे देगी तो इनके पास तो नहीं रहेगी ना वो। जब पार्टी और फिर जाहिर है जब हुकूमत भी बनेगी बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या पता नहीं इन पार्टियों को उस वक्त ये इदराक कराएंगे कि भाई हमने तो अपनी जीती हुई सीटें आपकी वजह से खाली छोड़ी हैं, तो आप हमारे साथ चलें बजाय इसके कि आप हमसे अपनी बातें मनवाएं। अच्छा, अब जाहिर है आवाम का सामना भी करेंगे, गली मोहल्ले में जाके तो जो छोटी मोटी कैंपेन हो रही है, लेकिन बड़े बड़े जलसे भी होंगे। पता नहीं कब होंगे वैसे नून लीग एक्चुअल इलेक्शन कैंपेन मोड में कब आएगी। ये टिकटों का मामला हल होने का इंतज़ार कर रहे थे, जो अपेरेंटली आज या मैक्सिमम कल तक हल हो जाएगा। ये जो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं इन्होंने IPP को लेकर कह लें, या मुनहरिफ अरकान तो चलें थे उस वक्त ही उनसे कमिटमेंट कर ली थी, या दीगर जो मामलात हैं, इसकी क्या वजह है? इनको ये यकीन है कि ये उतने पॉपुलर नहीं हैं जितना ये इजहार करते हैं और ये अकेले नहीं मैदान मार सकते, या फिर कुछ और वजूहात हैं, या ये वाकई समझते हैं कि ये वो टाइम है जब सबको साथ लेकर चलना है तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? देखिए, जो आपने बात की वो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा वो भी बात करते हैं, और ऐसी बात नहीं है। नून लीग जो है, नून लीग इस वक्त जो है वो ये कह लें कि पोजीशन में है कि उनके हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन आप देखें जब अदम एतमाद हुई थी तो अदम एतमाद में जिस तरह जो PTI के लोग टूट के आए थे तो उनसे भी वादे लिए गए थे ना कि मतलब आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको टिकट्स देंगे। और उसके बाद जब ये कुछ मुनर्रफ अरकान इधर आ गए थे अपने नून लीग में, और कुछ एक जब नई पार्टी IPP बनी तो उसमें चले गए थे। उसमें भी जो 7 लोग हैं उनमें से गालिबन 3 लोग ऐसे ही हैं जो PTI से मुनर्रफ हुए थे, उस तरफ चले गए थे, और कुछ लोग बाद में छोड़ के आए। तो ये ऐसा नहीं कि नून लीग मजबूत नहीं है, नून लीग बहुत मजबूत है, और स्पेशली पंजाब में। लेकिन जो वादे वईद किए गए और जो दबाव जहाँ से आता है, आपको पता है जो क़ुव्वतें दबाव डालती हैं, और जिन्होंने दबाव डाला और जो पहले प्लान तैयार किया गया उसके मुताबिक इन्हें सीट एडजस्ट करनी ही पड़नी थी। वो पार्टी में बड़ी आवाज़ उठी है IPP को सीट्स देने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, तो उसमें ख़ासी आवाज़ उठती रही है। ये नहीं कि नहीं, जो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हुए पार्टी रहनुमा जो आवाज़ उठी, और हमारी भी जब बात हुई थी तो वही कहते जो मैं बात करता था। मैं कहा जब आप लोगों ने 10 मुनर्रफ अरकान को सीटें दी, जो पहले मुनर्रफ हुए वो बाद में मुनर्रफ हो सकते हैं, आप रोक लेंगे क्या उनको? मेरा ख्याल है इस बात का इदराक तो होगा इन सबको। जी बिल्कुल है, और जो सीटें जो दे रहे हैं वो दूसरी पार्टी पॉलिसी टो कर रहे हैं। तो आपने पंजाब सबसे बड़ा सूबा जो यहाँ से ज़्यादा सीट्स लेता है आमतौर पे उसकी गवर्नमेंट बनती है, तो 141 सीट्स है कौमी असम्बली की पंजाब में, आपने 19 तो अपने हाथ से दे दी हैं। तो 19 अच्छा, जैसे तलाल चौधरी वाला मामला अभी तक अटका हुआ है, शेर वसीर और तलाल चौधरी का, कुछ है सुनगुन कि क्या हो सकता है, किसके हक में फैसला आएगा? दूसरा, दानियाल अजीज़ और उनकी बेगम ने अब आज़ाद हैसियत में लड़ने का फ़ैसला किया है, सो तलाल चौधरी भी क्या ये फ़ैसला कर सकते हैं, या कहीं अयाज सादिक तो आप बता रहे हैं कि वो कहते हैं मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहूँगा, या अल्टीमेटली शायद वो भी कोई फ़ैसला कर बैठें? क्या ख़बरें हैं इस मुताल्लिक़? देखिए, ना तो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ अयाज सादिक चलेंगे। हो सकता है अगर अयाज सादिक को 121 में टिकट दें तो रुहेल असगर जो है ना वो ऐसी तबीयत के मालिक हैं कि वो कर सकते हैं, वो पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। उन्होंने सुबह अपने बेटे की सीट भी मांगी हुई है, तो इसीलिए लाहौर का मसला फंसा हुआ है। दूसरे तलाल की बात की, वो कल भी तलाल को और नवाब शेर वसीर जो उनके मुनर्रफ थे PTI के पहले, वो दोनों को इसहाक डार साहब लेके बैठे रहे हैं। और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने तलाल चौधरी को ये कहा था कि आपको सेनेट में एडजस्ट कर देंगे, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैंने सेनेट में एडजस्ट नहीं होना, क्योंकि लोग अपने हल्के की सियासत करना चाहते हैं। उसके बाद नवाब शेर वसीर जो हैं, जो आपने मामला किया, जो तलाल चौधरी हैं, मरीम नवाज़, परवेज़ रशीद, वो चाहते हैं कि तलाल को टिकट मिले, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ ने वादा किया था, वो भी राना सनाउल्लाह भी वो कहते हैं जो वादे किए थे वो नवाब शेर वसीर को टिकट दिया जाए। तो इसी मसले पे आज होना ज़रूरी है, क्योंकि आज टिकटें जमा होनी हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उसमें ये होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये फैसला अगर आज नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आपने बात की कि खड़े हो जाएंगे, मेरा ख्याल है तलाल जो है ना वो कभी भी पार्टी के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, लेकिन तलाल जो है वो अगर जो पार्टी अगर नवाब शेर वसीर को फैसला करती है देने का तो तलाल चौधरी इस तरह ओपन होकर नहीं आएंगे, क्योंकि उन पर मरीम नवाज जो हैं उनका बड़ा असर रसूख है। जी बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, थैंक यू। लेट्स सी ये 2-4 अहम जो हल्के हैं उनका क्या फैसला होता है PMLN की तरफ से। जिसका डर था वही हो रहा है। गजा जंग की आग मशरिक़ वस्ता में फैलने लगी है। अमरीका और बरतानिया ने यमन में हुसियों के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। फ़लस्तीनियों से हिमायत का इजहार करने में पेश पेश यमन के शहरियों पर बमबारी, लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों की मदद से यमन के दारुल-हुकूमत सना, बंदरगाही शहर हुदैदा और शिमाली शहर सादा में दर्जन भर से ज़ायद मकामात पर बमबारी की गई है। इन हमलों में टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। हमलों के बाद बयान में बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि हुसियों को जहाज़ों पर हमले से कई बार खबरदार किया गया था और ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। दूसरी तरफ अमरीका के सदर बाइडन ने कहा कि हमले बहर अहमर में बैनुल-अक़वामी जहाज़ों पर उन हमलों का जवाब हैं जिनमें पहली बार में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए थे। इससे पहले यमन के इनकलाबी रहनुमा अब्दुल मालिक ने कौम को तैयार रहने का कहा था। अपने पैगाम में उन्होंने कहा था कि दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों को बहर अहमर, बहरीन अरब और बाबुल मुंदबिब से गुजरने में हर सूरत रोका जाएगा। सो ये तो है खित्ते की सूरत हाल जिस पर सऊदी अरब वगैरह की तरफ से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है PTI को बल्ला वापस मिलेगा या नहीं। बल्ला वापस देने के हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। इस दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। इलेक्शन कमीशन का अमला पहुंच गया है। PTI के वकील हामिद खान भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बल्ले का निशान न देने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त आज पेशावर हाई कोर्ट में दूसरी तरफ सुनी जाएगी जो PTI ने दायर की हुई है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त चूंकि उन्हें बल्ले का निशान नहीं मिल रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दूसरी तरफ मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला कर चुकी है और काउंसिल का आज फिर इजलास होगा। साबिक जज मज़ाहिर नकवी को नोटिस जारी हो जाएगा। इसी पे बात करते हैं, हमारी साथी मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, अ लॉट इज अगेन हैपनिंग टुडे। आपको पता है बड़ी खबरें आने का सिलसिला जारी है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हम कौन सी बात करें? चलें, समाअत कितनी देर में शुरू होगी? जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बल्ले के निशान वाले मामले पे पहले डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतालिक ये केस है, इसकी समाअत अब से कुछ देर में शुरू होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रेगुलर लिस्ट पहले जो मामूल के केसेस हैं उनको समाअत के लिए जो है वो टेकअप करना शुरू किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ जो दीगर वकला हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये केस टेकअप हो और वो अपना मुद्दा जैसे इलेक्शन कमीशन रखेगा। अभी नोटिस पे नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उनके वकला अदालत में मौजूद हैं और जाहिर है कि वो अपना मुद्दा भी कोशिश करेंगे कि आज ही चीफ जस्टिस के सामने रखें। अब दोनों जानिब से जल्दबाजी है। इलेक्शन कमीशन को भी जल्दी है कि उनका जो फैसला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं करवाए, उनको बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलना चाहिए, तो वो उनका फैसला टेकअप हो। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो अपना इंतखाबी अमल और मुहिम जो है वो शुरू करें तो फौरी तौर पर उनके बल्ले का निशान बहाल किया जाए। तो वकला की बड़ी तादाद आज अदालत में मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ने मखदूम अली खान जो कि सीनियर वकील हैं और कम ही वो मुकदमात हारा करते हैं, उनको अपना वकील भी किया है गुज़िश्ता रोज़, तो वो भी अपने स्टाफ सारे के साथ ऊपर अदालत में मौजूद हैं। अब अदालत में इंतज़ार किया जा रहा है कि किस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इसको टेकअप करें और बराह रास्त ये नशर भी होगी समाअत, तो फिर देखा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का मुद्दा अदालत जो है वो तरजीहन सुनती है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नोटिस के बगैर आज सुना जाता है। या ओवरऑल बैरिस्टर गौहर और उनके जो साथी वकला कह लें या रहनुमा हैं, ये सारे होपफुल हैं आज की समाअत को लेकर? देखिए, जो प्रोसीडिंग पेशावर हाई कोर्ट में हुई और उसमें क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने मुद्दे को वहाँ साबित नहीं कर सका था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला यही तवक्को जाहिर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हीं का केस मजबूत है और इलेक्शन कमीशन के पास लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा जिसमें जस्टिस साबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को भी अब बताया जा रहा है कि नोटिस जारी होगा या हो चुका है। उसकी क्या तफसील है, वो अपना रिस्पॉन्स कैसे देंगे, कब देंगे?
जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी रिज़ाइन कर चुके हैं 10 जनवरी को, लेकिन उसके बावजूद उनको आज मौका दिया गया कि या तो वो खुद आके अपना मुद्दा पेश कर ले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, या उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस उनको भी गुज़िश्ता रोज़ नोटिस किया गया था। उसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने गुज़िश्ता रोज़ ही वाज़े कर दिया था कि अगर कोई जज इस्तीफ़ा दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रुक जाएगी। तो आज वो कार्रवाई चलेगी और गवाहान को बुलाया गया है जिनको के पिछली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद नोटिस किए गए थे, तो वो गवाहान आएंगे और ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जस्टिस मिज़ार नकवी को मौका दिया गया था, वो चाहे तो आए, वो चाहे तो ना आए, और अब तो वो रिटायर हो चुके हैं तो खुद भी आके। अब तक तो इतला ये है कि जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी खुद नहीं आएंगे, लेकिन मुमकिन तौर पर शायद ख्वाजा हारिस आएँ। गुज़िश्ता रोज़ तो उनके वकला ने यही कहा था कि वो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि जो उनका मामला था वो जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी की सर्विस बचाने तक ही था, और अब क्योंकि वो खुद ही जस्टिस एजाजुल एहसन, आपको पता ही है कल बड़ी खबर वही थी, कल उनका भी इस्तीफ़ा आया। लेट्स सी ऐवान सदर की तरफ से कब खबर आती है, लेकिन उनके हवाले से भी मुसद्दक़ा इत्तलात ये थी कि बड़ा मजबूत एक रेफरेंस तैयार है जो चंद दिन में फ़ाइल हो सकता था, होने वाला था। इस्लामाबाद में तो आप रहती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वो इमारत वाला मामला भी है जिसके पहले वो वकील रहे थे, फिर उस बेंच का हिस्सा थे, और भी दीगर इशूज़ हैं जो मुबैना तौर पर उस रेफरेंस का हिस्सा हो सकते थे। तो क्या जस्टिस एजाजुल एहसन का मामला बस अब निमट गया, नथिंग वुड प्रोसीड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? देखिए, अगर उनके खिलाफ रेफरेंस आ चुका होता तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि वो चीज़ टेकअप होती या उस पर कार्रवाई होती, लेकिन अब जब वो पहले ही रिटायर हो चुके तो उनका मामला एक तरह से ख़त्म हो गया। और जस्टिस एजाजुल एहसन पे जो भी प्रेशर्स थे, उनके खिलाफ जो शिकायत थी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो अक्टूबर में यही चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था, उसने वो शिकायत वापस कर दी थी, और वो इस बुनियाद पर हुई थी कि वो जस्टिस एजाजुल एहसन के कुछ जजमेंट्स के ऊपर उनके खिलाफ शिकायत की गई थी, और जजेस को उनके फैसलों के ऊपर सज़ा ना दी जाती है, ना उनके खिलाफ कार्रवाई फैसलों के फैसले देने की वजह से शुरू होती है। तो इस वजह से जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ जितने रेफरेंसेस थे उन पर कानूनी राय भी जो है वो नेगेटिव ही आई थी कि उनको आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके खिलाफ सारे रेफरेंसेस वापस हो चुके हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी, और अब उनके खिलाफ ऐसा कोई केस या रेफरेंस नहीं है। ये कहा जा रहा था कि रेफरेंस आएगा, लेकिन वो आया नहीं। उससे पहले ही जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन्होंने कुछ अरसे में चीफ जस्टिस भी बनना था, वो रिज़ाइन कर गए, तो अब उनके हद तक मामला ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस टेकअप हो चुका था, ये अपनी नौयत का पहला मामला है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के खिलाफ रेफरेंस टेकअप हुआ हो, और वो अपने शो कॉज नोटिस का जवाब दे के अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करने के बाद भी जो है वो अपना रिज़ाइन दे दे। तो ये अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तय भी करना है, फ्यूचर के लिए भी रोड मैप होगा कि क्या जजेस, अगर उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आया है तो फिर उसके बावजूद अगर वो रिटायर हो जाएँ तो क्या उन पर लगे इल्ज़ामात को पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, या फिर जजेस अपनी जो सर्विस है उसके दौरान जो भी अमल करे फैसलों से हट के उन सब पे भी उनको माफ़ी मिल जानी चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि अब काउंसिल ने तय करनी है। गुज़िश्ता रोज़ भी यही सवालात। थैंक यू आपका मरियम। लेट्स सी क्या होता है। अब आज वो आते हैं या उनकी तरफ से कोई आता है, साबिक जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी की तरफ से, वी हैव येट टू सी दैट। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जब PTI के निशान वाला मामला, बल्ले के निशान वाला मामला जब शुरू होगा दोबारा से अपडेट ले लेंगे। अभी इस्लामाबाद से एक और ख़बर ये है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट हो गई है ख़त्म। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट हो रही थी बाय द वे इस्लामाबाद में। इजलास में दुनिया के 70 से ज़ायद मुल्कों के शोबा सेहत से वाबस्ता नुमाइंदों ने शिरकत की है। इजलास का मकसद दुनिया भर के अवाम को वबाई अमराज से बचाने और सेहत के दीगर चैलेंजेस से निपटने में मुआवनत फराहम करना है। डॉक्टर नदीम जान, निगरान वज़ीर सेहत, हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान वफाकी वज़ीर सेहत। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। हाउ फ्रूटफुल हैज़ दिस समिट बीन? बताइएगा किन किन अहम मौज़ूआत पर बात हुई है, क्या हम आने वाले दिनों में अहम फैसले या कोई तब्दीलियाँ देख सकते हैं इसके नतीजे में? बहुत शुक्रिया जी अब्दुल्ला। ये जो समिट हुई है इस पे पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि किसी मुल्क ने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का एजेंडा उठाया है और अक़वाम आलम को इकट्ठा किया है, एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया है, वेरियस प्लेटफॉर्म एंड थिंक टैंक्स को इकट्ठा किया है कि कैसे इस मुकदमों को हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमने देखा कोविड में और उससे पहले पैंडेमिक्स में भी कि गरीब और मिडिल इनकम कंट्रीज डिसप्रोपोर्शनेटली सफ़र कर रहे थे। उनके पास न वसाइल थे, न वैक्सीन थी, न पैसे थे, और अमीर ममालिक के साथ अपनी ज़रूरियात से 3 गुना ज़्यादा वैक्सीन थी। तो किसी ने इस पे लीड लेनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहली मुमलिकत है
जिसने इस मुकदमे को आगे बढ़ाया और एक प्लेटफार्म का आगाज़ कर दिया ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का, जो कि आगे जाके तमाम दुनिया के लिए सोचेगी कि कैसे ये वैक्सीन इक्विटी, पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस, क्लाइमेट डिजास्टर्स और जो ग्लोबल पैंडेमिक फंडिंग की हमने बात की, वो कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं और कैसे उससे गरीब ममालिक मुस्तफीद हों। तो ये न सिर्फ हमारी हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए बल्कि दुनिया के तमाम गरीब ममालिक के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफार्म हमने क्रिएट किया। अच्छा, आपने पूछा कि क्या उसके डिसीजन हो गए, तो जो करारदाद मंजूर हो गई और जिसको हम इस्लामाबाद पैंडेमिक चार्टर के नाम से अभी वो कहलाने लगी है, जिस पे तमाम ममालिक और तमाम जो स्टेक होल्डर्स उन्होंने अपनी राय दे दी और इत्तेफाक किया कि जो वैक्सीन इक्विटी है जी, इसको हम आगे ले जाएं और बेंचमार्क्स डिफाइन करें कि वबा की सूरत हाल में वैक्सीन की ज़रूरत किसी मुल्क को कितनी होती है, कितनी उसके पास अपनी ज़रूरियात से अपने पैसों से वो खरीद सकती है और कितनी उनको ज़रूरत है। इसी तरह की ह्यूमन रिसोर्स इक्विपमेंट्स भी बाकी भी। पाकिस्तान को इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो पाकिस्तान का जो इमेज है और डिग्निटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह अक़वाम आलम में काफ़ी इससे बूस्ट पड़ी है। आपने मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का इम्प्रेशन देखा होगा, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी कि इस समिट के हवाले से उन्होंने की है। दूसरी, हमारे सिस्टम पे यानी हमारे हेल्थ सिस्टम पे दुनिया का एतमाद बढ़ रहा है। अगर हम दुनिया के लिए सोच रहे हैं, इट मीन्स कि हमारे अंदर कैपेसिटी है, और अगर हमारे साथ कोलैबोरेशन को मजबूत किया जाए तो हम अपना हेल्थ सिस्टम इस लेवल पे ले जा सकते हैं जैसे किसी और अमीर मुल्क की है। तो क्या कोई MOUs वगैरह भी हुए हैं कि हमें कोई जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके डेवलप्ड हेल्थ सिस्टम्स हैं, ऑल्दो वहाँ भी पाकिस्तानी इंडियन डॉक्टर्स लिटरली सारा निज़ाम चला रहे होते हैं, वो हमें कुछ इक्विपमेंट में फैसिलिटेशन फराहम करें, कुछ कोलैबोरेशंस हो जाएं, कुछ हमारे जो मेडिकल स्कूल्स हैं, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ कुछ एक्सचेंज हो जाए? जी बिल्कुल, हमारी बायलैटरल मीटिंग भी हुई है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ, UAE गवर्नमेंट के साथ, कतर गवर्नमेंट के साथ, टर्की गवर्नमेंट के साथ, और हम इन्हीं जिनकी तरफ आपने इशारा किया उन बातों का कि एक तो ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, फिर हमने अपनी ख्वाहिश का इजहार ये किया कि मेरी जो विजन है, जो मैं फार्मा पार्क बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान में, कि जो मालिक्यूल्स पहले नहीं बनते थे, दवाइयों के API जो हम बोलते हैं उसको, वो हम बनाना चाहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो सके। तो उस पे इन 3-4 ममालिक से गुफ्तशनीस आखिरी मरहले में दायर हो रही है, और ये हम इंशाल्लाह ये MOU साइन करेंगे और आगाज़ भी करेंगे, क्योंकि वो विल भी डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ हमने उठाई हमारी नर्सेस की, हमारी पैरामेडिक्स की, हमारी बात फिजियोथेरेपिस्ट की, फार्मासिस्ट की, जिसके लिए दुनिया में एक मार्केट मौजूद है और हमारे पास वो वर्कफोर्स मौजूद है, वो ट्रेंड पर्सनल मौजूद है जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसको सराहा गया और उस पर मुस्बत रिस्पांस हमें मिला और उसको हम आगे ले जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बता दें डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं ही मौजूद, आप फार्मा पार्क की बात कर रहे हैं, आपके विजन बड़ा अच्छा है, ज़ाहिर उम्मीदें भी हैं आज़न आपको कि सिस्टम में बेहतरी आएगी, इस समिट से भी फ़ायदा होगा, बट एट हैंड हमारा बहुत बड़ा इशू लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रैप और ये सारे निज़ाम को है। आपको पता ही है, हमारे पास अक्सर फार्मा से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और फार्मा से क्या रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, हमारे पास हमारे नुमाइंदे हमें सड़कों से बताते हैं दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, ब्लैक में मिल रही हैं, फार्मास्यूटिकल वाले कहते हैं हम उन कीमतों पे दवाइयाँ नहीं बेच सकते हैं जिस पे हमें फोर्स किया जा रहा है, हमें एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ड्रग्स जिस तरह खत्ते के बाकी ममालिक में हैं, बाकी दवाइयों को डीरेगुलराइज किया जाए एक दवाइयों के अलावा। ये डेडलॉक अब का नहीं है, ये अब बहुत पुराना है। इज देयर एनी प्रोग्रेस? क्योंकि ये अब रिजॉल्व होना चाहिए। इससे पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, इससे आवाम सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हाँ, मुझे अगर पता नहीं होगा तो मैं मेरे ख्याल में अपने जॉब के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, मुझे शायद सबसे ज़्यादा पता होता है, क्योंकि then what is the resolution for this? हाँ जी, मैं आपको अर्ज कर लूँ कि इसके लिए हर शाम को मैं ड्रेप की टीम के साथ एक जूम मीटिंग करता हूँ ताकि मार्केट का एनालिसिस किया जा सके। जो स्केल ऑफ द प्रॉब्लम है वो जनरलाइज तो आप कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा है नहीं। मेडिसिन्स कमी जिनकी है वो हमें पता है, जैसे हेपरिन है, कार्बामेज़ेपिन है, लिथियम है, आइसोफ्लोरोजिन है, और उनकी वजह तो कुछ हमारी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है कि जो रुपए टू डॉलर पेरिटी है
क्योंकि जब वो डिटरमिन हो रही थी उनकी इंपोर्ट की वैल्यू उस वक्त डॉलर 180 पे था और फिर अभी 280 में ट्रेड कर रहा है, 280 प्लस में ट्रेड कर रहा है और 350 तक चला गया था। तो वो एक इशू तो है, लेकिन इसके साथ साथ हम मॉनिटर कर रहे हैं और स्प्यूरियस मेडिसिन के खिलाफ हमारी कैंपेन और क्रैकडाउन तो बिल्कुल जारी है। वो तो आप मीडिया के लोग हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वो हर वक्त आ जाती है कि हमने कितनी ज़्यादा उन पर छापे मारे और कैसे एक्शन। तो इम्प्लीमेंटेशन में तो हम लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक सप्लाई चेन की इश्यूज भी है इसमें और होल्डिंग का भी है। जहां तक कि फार्मा सेक्टर की बात है, और उन्होंने मेरे साथ कोई 10-12 मीटिंग्स की होंगी, मेरी उनसे अर्ज और गुजारिश यही थी कि आप ड्राइव के साथ बैठ के एक फॉरेंसिक एनालिसिस इनको दे दे कि आपकी जो यूनिट इंपोर्ट होती है वो अभी आपको कितने में पड़ रही है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और फिर पैकेजिंग कास्ट सबको मिला के, और फिर आप कितने में इसको बेच रहे हैं, और उसकी ये वेरीफाई कर ले, ड्राइव वेरीफाई कर ले। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तो कुछ मेडिसिन में वो मुनाफा उनको नहीं हो रहा और उसमें नुकसान कुछ हो रहा है, जिस पे ड्राइव बैठी हुई है। और हमारी कल भी मीटिंग हुई थी और हम ECC में इस इशू को उठा रहे हैं कि कैसे इसका एक मुतवाज़िन हल हम तलाश कर सके कि फार्मा सेक्टर को भी नुकसान ना हो, दवाइयाँ भी महंगी ना हो, और आवाम की जो तरसील है दवाइयों की और क्वालिटी मेडिसिन वो हर वक्त मिले। बहुत शुक्रिया आपका। वी होप दैट यू फाइंड अ रेजोल्यूशन टू दिस वेरी सून बिकॉज दिस इज़ लॉन्ग ड्यू नाउ। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नदीम जान हमारे साथ मौजूद थे। अभी ज़रा हम अपने कुछ मसलों पे बात कर लें। ये भी हमारा ही मसला था वैसे, लेकिन मुल्क भर में प्याज की कीमत में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। मकामी मंडियों में इसकी कीमत 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। जी हाँ, और प्याज के बगैर तो हमारा कोई खाना नहीं बन पाता। बहुत ही कम खाने ऐसे होते हैं जो बन सकते हैं, और लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ये हमें बताएंगे हमारे दोस्त हैं रियाज एंडी। आज ही देखिए, बिल्कुल महंगाई है, हर चीज़ पे महंगाई है, और आए दिन कोई ना कोई चीज़ आपको सुनने को मिलती है कि इसके रेट बढ़ गए, अंडे 400 रुपये हो गए। लेकिन आजकल जो हेडलाइन में है वो है प्याज का रेट जो है वो मुल्क में 250 भी है, 200 भी है। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ली मार्केट पे, एंड यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ रेट क्या है। 240 जी। छोटी प्याज सस्ती भी तो मिल रही है, फिर उसमें सही नहीं निकले, कचरा निकले, फिर हम क्या करेगा। मार्केट के अंदर अच्छी प्याज 240 रुपये है। ये अपने साहिब इक़्तिदार में बैठे हुए, ये देख रहे प्याज 200 रुपये किलो, जो 20 रुपये किलो भी लोगों को महंगा पड़ता है, अभी 200 रुपये में। जुल्म है यार, जुल्म की इंतहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये महंगा क्यों है? ये प्याज कैसे है? ये 160 रुपये किलो है, ये बारीक प्याज है, ये 120 रुपये किलो है, और ये वाली प्याज 200 रुपये किलो है। सारी प्याजें बाहर जा रही है, इसको रोक रही कोई हुकूमत नहीं है। हमारे पे मुसीबत आई हुई है, अवाम परेशान हुई हुई है बेवा से। जो 2 किलो ले जाते थे वो 1 पाव ले जा रहे हैं। प्याज की कीमतें इंटरनेशनली बढ़ रही है। ईरान ने जो है 100% ड्यूटी लगा दी थी प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर। इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने बैन लगाया हुआ है बिकॉज इलेक्शन ईयर है। तो इस सूरत हाल के अंदर फिर फोकस सारा पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट हुआ, और यहाँ से प्याज को एक्सपोर्ट करना शुरू किया लोगों ने। बाहर जा रही है, एक्सपोर्ट जा रही है, बाहर दुबई जा रही है। इनिशियली प्याज की कीमत को कंट्रोल करने के लिए हमने एक्सपोर्ट की मिनिमम प्राइस को इंट्रोड्यूस किया $750, लेकिन इतलात ये है कि वजारत तिजारत प्याज की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को $750 से बढ़ाकर $1200 करने वाली है, और ख्याल है कि उसकी वजह से जो लोग लेके बैठे हुए हैं प्याज को कि वो एक्सपोर्ट करेंगे, वो माल बाजार में आएगा और इससे रेट कम होना चाहिए। छोटी प्याज है, मतलब गुजारे लायक। बड़ी प्याज तो 200 रुपये, 220, 240 इस रेट पर है। महंगी, हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ महंगा है, क्या करें। हुमायूं अब्दुल्ला, ये भी है कि मुल्क का जो इंतज़ाम है उसके ऊपर भी सवालिया निशान तो रहते हैं, और यहाँ पर भी ये नज़र आता है मनमानी भी हो रही है बाज़ारों के अंदर। और जिस तरह डॉलर के रेट को कंट्रोल करने के लिए एक इंतज़ामिया हरकत में आई थी, ऐसा लगता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर ये चीज़ें नीचे आ जाए बहुत मुश्किल लगता है। आप ये गेंद की तरह उछाल क्यों रहे हैं? पहले प्याज मुझे ये बताएं, आप स्पिन भी कर रहे हैं आप प्याज को। पता नहीं, न्यूजीलैंड की सीरीज़ की बहुत ज़्यादा हमारी शायरी बातें सुन रहे हैं, सेगमेंट देख रहे हैं, बट आई एम ग्लैड कि आपने हुमा को भी याद किया है। आई होप आपने उन्होंने सुना होगा। सो थैंक यू रियाज फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं अहमद फराज साहब को। शेर दिलों की धड़कन बने, नज़्में आँखों का ख्वाब,
गज़लें दिल का बयान ठहरी। मिजाज में रुमानियत भी थी, मुज़ाहिमत तो थी ही, और आज इनके चाहने वाले इनकी सालगिरह मना रहे हैं। और शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मैडम नूरजहां की आवाज़ सिलसिले तोड़ के। अच्छा, आपको बताई है, फिर जब शायर हक की बात कहता है तो आमिरों को भाती नहीं है। ज़िया दौर में जलावतन हुए, मुशर्रफ दौर में मुलाजमत से हाथ धोना पड़े, लेकिन व्हाट अ ट्रेजेडी कि इनके आगे आने वाली जो नस्ल है, फिर उन्होंने कितना हक़ और सच का साथ दिया वो भी सबके सामने ही है, और किस तरह वो, खैर दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। बट बहुत से लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि वो उस एरा में जी रहे हैं या जी रहे। ऐसे बहुत से शोरा से होते हैं ना जिन्हें मरने के बाद ज़्यादा मकबूलियत मिलती है। जॉन एलिया एक उनमें से मिसाल हैं। लेकिन अहमद फराज साहब अपने जीते जी अपना स्टारडम, अपनी शोहरत एक्सपीरियंस करके देख कर गए इस दुनिया से। 2008 अभी हम वर्ल्ड हेल्थ समिट की बात कर रहे थे। पाकिस्तान बदकिस्मती से अब भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पोलियो का मरज़ मौजूद है, और इससे छुटकारे का वाहिद रास्ता पोलियो वैक्सीन ही है। साल 2024 की पहली पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है। इस मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का टारगेट तो रखा गया है। 14 जनवरी तक, यानी 14 जनवरी तक जारी रहने वाली इस मुहिम में हम सब की भरपूर शिरकत बताएगी कि हम इस साल इस मरज़ से हमेशा के लिए जान छुड़ाने में कितने संजीदा होते हैं। सो प्लीज़, अगर आपके दरवाज़े पर दस्तक दे कोई पोलियो टीम, पोलियो वर्कर, तो अपने बच्चों को ना छुपाएं, क्योंकि उनको लिटरली ऐसे है जैसे किसी बीमारी के हवाले कर देना, ये छुपाना या कतराना। खिज़र अफजल साहब, हेड पोलियो प्रोग्राम पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खिज़र साहब, क्या सूरत हाल है? अब तक आप अपने टारगेट पे चल रहे हैं, या टारगेट से पीछे हैं, या टारगेट से ज़्यादा अचीव कर चुके हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू को जो है हाईलाइट किया है। जी, आज जैसे आप फरमा रहे थे कि 2024 की हमारी ये पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम है। 8 जनवरी से स्टार्ट हुई थी। हमारे जो 39 अजला में से जो 3 हमारे हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद और लाहौर, उन अजला में ये 7 दिन की कैंपेन है। बाकी जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, उनमें ये 5 दिन के लिए 23.3 मिलियन चिल्ड्रन लेस दैन 5 years ऑफ एज जो हमारा टारगेट है इस दफ़ा का। एज़ वी स्पीक हम 85% हमारा जो टारगेट है वो अचीव कर चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला क्योंकि अभी कैंपेन के 2 दिन बाकी हैं, इंशाल्लाह ताला हम 100% अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह 2020 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स पोलियो फ्री है। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन 2 बदकिस्मत मुल्कों में से एक है जहां आज भी ये पोलियो का वायरस जो प्रिवेलेंट है। अफ़गानिस्तान हमारे साथ दूसरा नेबरिंग कंट्री है जहां पे ये पोलियो वायरस मौजूद है। लास्ट ईयर भी 2023 में भी बदकिस्मती से 6 केसेस पोलियो के पाकिस्तान में आए थे, जिनमें से 4 KP और 2 कराची में थे। पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह, सिंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोलियो केस तो कोई नहीं है, बट एनवायरमेंटल सैम्पल्स जिनको हम पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैम्पल या मुस्बत माहौलियाती नमूने कहते हैं, वो लास्ट ईयर 9 हमारे सूबे में पॉजिटिव आए थे, जिस पे हमारे पंजाब के पोलियो प्रोग्राम ने ना सिर्फ एक्शन लिया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो वायरस की सर्कुलेशन को रोका भी। सो वी आर ऑन ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खिज़र साहब, हम कराची तो बहुत बड़ा सर्टनली एक शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुख्तलिफ जगहों से लोग आकर यहाँ बस रहे हैं, तो यहाँ पे पोलियो टीम्स को चैलेंजेस होते हैं। एज इन यहाँ पे भी हमने देखा है कि पोलियो के कतरे पिलाने से वालिदैन इनकार कर रहे होते हैं या कतराते हैं। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी 3 अजला की आपने बात की है, अगर हाई रिस्क हैं तो क्या वहाँ पर ये चैलेंज है कि लोग अभी भी इज्तनाब बरतने हैं या किसी को कन्विंस करना पड़े, या वो चैलेंज अब पंजाब में नहीं बचा है? अगर हम कंपेयर करें जी पंजाब को कराची या KP से, तो एज़ फार एज़ रिफ्यूज़ल्स आर कंसर्न तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा चैलेंज तो फेस नहीं कर रहे हैं। अगर हम स्टैट्स देखें तो 2019 तक हमारे जो रिफ्यूज़ल्स थे पंजाब में वो हज़ारों की तादाद में हुआ करते थे, और जो लास्ट कैंपेन हमारी 2023 की हुई है। खैज़र साहब, हम बात कर रहे थे, आपने कहा जी अब रिफ्यूज़ल्स नहीं होते, 2019 तक बहुत ज़्यादा थे, हज़ारों थे। सो यू नो दैट कैन बी something that other provinces and other places can learn from Punjab.
क्या आप लोगों ने ऐसा किया कि सूरत हाल टर्न अराउंड हुई और अचानक से, इतना कोई अर्सा तो गुजरा नहीं है, 19 से 24 में आ गए और रिफ्यूज़ल्स हज़ारों से ख़त्म हो गए? देखें जी, इसमें रिफ्यूज़ल्स को कवर करने के लिए या कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करने के लिए हमारा एक स्पेशलाइज्ड प्लान होता है, जिसके तहत हम अगर हम बात करते हैं पश्तो स्पीकिंग पॉपुलेशन की, तो उनको इंगेज करने के लिए हम उनके एल्डर्स को यूज़ करते हैं। हम जिरगा यहाँ पे जो है मुख्तलिफ एरियाज़ में कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा जब भी हमारी कैंपेन स्टार्ट होती है तो उसकी एडवोकेसी के लिए हम सेलिब्रिटीज़ का, रिलीजियस स्कॉलर्स का, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का सहारा लेते हैं और एक बड़ा ही रोबस्ट किस्म का हमारा कम्युनिटी इंगेजमेंट प्लान बना हुआ है। और एज़ फार एज़ रिफ्यूज़ल्स आर कंसर्न तो नो डाउट तो बाकी प्रोविंसेस ने भी उस पर काफ़ी मेहनत की है और रिज़ल्ट्स काफ़ी जो है वो इनकरेजिंग है। इवन कराची में भी जो रिफ्यूज़ल्स की अगर हम बात करें तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे भी काफ़ी तादाद में उसमें कमी आई है। हाउएवर केपी में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अभी भी देखने को मिल रही है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कैंपेन के दौरान ही वहाँ पे हमारे 9 जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए। बम धमाके आज भी इज़्ज़त में आए। इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंपेन, वी स्टिल रिमेंबर वो पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे और मतलब जस्ट इमेजिन दीज आर द सर्कमस्टांसेस दैट वी ऑल आर फेसिंग टुगेदर। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मतलब हमारे लिए पोलियो ख़त्म करना एक इतना बड़ा चैलेंज बन गया है कि लोगों की जान जा रही है और अब से नहीं बरसों से जा रही है। व्हेन डू यू सी दिस एंडिंग इन पाकिस्तान? पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम जो है उसका टारगेट तो 2023 में इस बीमारी को एलिमिनेट करने का था। अनफॉर्चुनेटली वो मीट नहीं हो सका, मगर हमारा जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग हैं। हम एक साल में 12 केसेस से पिछले साल 6 केसेस पे आए हैं। हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल्स में कमी हो रही है, हमारे रिफ्यूज़ल्स में कमी हो रही है। वो एरियाज़ जो एक्सेसिबल नहीं थे, जहां हमारे पोलियो वर्कर्स नहीं जा पाते थे अब से कुछ अर्सा पहले तक, वहां पे हमारी कैंपेन्स तवातर के साथ हो रही हैं। जो हमारा टारगेट चिल्ड्रन को कवरेज जो हमारी थी उसकी परसेंटेज में इजाफा हुआ है। सो अगर हम तमाम स्टैट्स को देखें जो पोलियो एरेडिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है तो उनमें काफ़ी हद तक इनकरेजिंग ट्रेंड नज़र आया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो 2024 है इसमें इंशाल्लाह हम अपने पोलियो के केसेस को 0 तक लेके आएंगे। मगर क्योंकि इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक कंट्री या एक रीजन को मुसलसल 3 साल तक पोलियो फ्री रहना पड़ता है, जिसके बाद उसको पोलियो फ्री कंट्री का स्टेटस दिया जाता है। सो वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह ताला बाय 2026 वी विल बी एबल टू कॉल आवरसेल्फ पोलियो फ्री। होपफुली जी, होपफुली सून। बहुत शुक्रिया आपका खिज़र अफजाल साहब। और साथ साथ हम विजुअल्स भी देख रहे हैं, पेशीन के ये मनाजर है जहाँ लिटरली कई फुट बर्फ़ में हमारे पोलियो वर्कर्स जा रहे हैं, घरों तक पहुँच कर पोलियो से बचाव के ख़तरे पिला रहे हैं। और अगर इन हालात में ये काम कर रहे हैं तो सोचिए फिर आगे से रिफ्यूज़ल आए या आगे से मुज़ाहिमत हो तो बड़े अफसोस की बात है, बिकॉज यू नो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। दैट इज़ इट। वी आर गोना सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह, एंड हुमा इज़ गोना बी विद अस एज़ वेल।